दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हरियाणा लाइनमैन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, पूरी संभावना रहती है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी न्यूज़ एक बार फिर दे दूं कि 12 नवंबर को यानी परसों शाम 7 बजे से मैराथन क्लास होगी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के एमसीक्यूज होंगे, जो कि हरियाणा लाइनमैन एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो बहुत जल्द इसी तरह की क्लासेज आपको देंगे। हमारे साथ ज़रूर बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैराथन क्लास के लिए सभी को आप ज़रूर लेकर आएँ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अच्छी तरह से आप समझ पाओगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देंगे, बस छोटा सा ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ताकि हरियाणा लाइनमैन में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। आइए ज़रा बात कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने करैक्टर्स होते हैं? तो हम सब जानते हैं कि हेक्साडेसिमल प्रणाली में 16 होते हैं। अगर आपसे इसका बेस या रेडिक्स पूछा जाए तो वो भी 16 ही होता है, ध्यान रखना। बाइनरी में 2 होता है, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10 होते हैं। हेक्साडेसिमल प्रणाली में 16 कौन से होते हैं? तो 0 से 9 तक ये हो जाते हैं 10। उसके बाद ए से लेकर एफ तक होते हैं, तो ये हो जाते हैं यहाँ पर अपने 6 और। तो कुल मिलाकर के ये 16 अपन इस तरह से काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें ध्यान रखना ए ई ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे लेते हैं और यहाँ ए का मतलब अपने, ठीक है, 10 रिप्रेजेंट संख्या करने के लिए होता है, वैसे इस तरह से ध्यान रखना। अगला हमारा सवाल है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी? अब देखो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बात तो आपको सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल पता होना ज़रूरी है। दूसरा आपको एक ट्रांजिस्टर के एमिटर बेस जंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखो ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं एमिटर, दूसरे को बोलते हैं बेस कलेक्टर। एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स में होता है, जब एक्टिव रेजिन में इसको ऑपरेट किया जाता है, प्रचालित किया जाता है तब। सीधी सी बात है। यानी यहाँ ऑप्शन से पूछ रहा है कि फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, ये पूछा है। लगभग 0.6 से 0.7 होता है, इस बीच में इसका संचालन हो जाएगा। अगर ये मान लो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होता और उसके लिए क्वेश्चन होता ना, तो फिर अपने ए ऑप्शन करते, 0.2 से 0.3 वोल्ट के आसपास लगभग जो है वो जर्मेनियम संचालन करना शुरू कर देता है। अभी अपने यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका विभव अधिक होने का कारण क्या है? इसने हिंदी में तो कम लिखा है, इंग्लिश में ये देखो ये रहा, बैरियर पोटेंशियल इज़ मोर इन सिलिकॉन। देखो अभी मैंने बताया सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम का 0.3 है। ऐसा क्यों हुआ? देखो तुलनात्मक रूप से क्या होता है कि सिलिकॉन में 14 और जर्मेनियम में 32 होते हैं परमाणु क्रमांक इनका। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो कम परमाणु क्रमांक होता है वो उसे अधिक स्थिरता प्रदान करता है, अधिक स्टेबल कर देता है। उसकी अधिक स्टेबिलिटी होती है, आयंस में स्थिरता अधिक आती है और स्थिर आयंस को संचालन के लिए फिर हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। ए ऑप्शन होगा, कम परमाणु क्रमांक उसे अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं, अतः उनके संचालन के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ये उत्तर कर देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, खैर रिपीट हो गया, ये तो ज़रूरी नहीं है इसका। हाँ ये क्वेश्चन, एम्पलीफायर का नाम क्या है? देखो दोस्तों 2 दिखा रखे हैं, Q1 और Q2, 2 ट्रांजिस्टर हैं और दोनों NPN ट्रांजिस्टर हैं। एक संचालन करता है तो एक रोकता है, एक रोकता है तो दूसरा संचालन करता है। दोस्तों ये है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। डायग्राम को याद रखो, पेपर में आ जाए तो कर देना। चांसेज है इसके, इस क्वेश्चन के पूरे चांसेज है। पुश और पुल
यानी एक पुश करता है दूसरा पुल करता है, यानी एक धक्का मार रहा है एक खींच रहा है, तो संचालन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि रिवर्स बायस में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। बैरियर जो होता है ना रिवर्स बायस में चौड़ा हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में पतला हो जाता है। कारण क्या होता है, तो इसका कारण ये है डी ऑप्शन, यहाँ पर ये देखो। ठीक है। होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो सप्लाई टर्मिनल्स की ओर चले जाते हैं। होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं। जब होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ आते हैं ना तो वो फॉरवर्ड बायस होती है और बैरियर की जो जंक्शन की जो चौड़ाई है वो कम होती है। वैसे ध्यान रखना, अगर आपसे जंक्शन की चौड़ाई के बारे में पूछे तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है, यानी 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है, ध्यान रखना। ठीक है। और अगला जो दोस्तों हमारा सवाल है वो है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रणाली का क्या उद्देश्य है। BCD होता है ना, ये 4 बिट का कोड होता है, ध्यान रखना है ना। और ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो आपने इस सिस्टम के लिए काम में लेते हैं, तो इसका आपने क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा ए, स्टोर द डेटा इनपुट। जो इनपुट डेटा होते हैं इनको स्टोर करने के काम आता है ये। इस पर मैंने अलग से एक क्लास दी हुई है कंप्लीट, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगला दोस्तों सवाल है कि ड्राइव ऑपरेशन में AC/DC ड्राइव होते हैं ना, जिनमें आजकल सिस्टम को कंट्रोल करवाते हैं अपन, जैसे चॉपर सर्किट लगा होता है ये सब, तो उनमें कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है वो उन्नत यानी मॉडिफाइड है, सबसे ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो वो है IGBT। इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। वर्तमान में ड्राइव में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है। और अगला हमारा सवाल है कि रेक्टिफायर जो फिल्टर सर्किट होते हैं उनमें वोल्टेज स्पाइक्स को कम करने में कौन ज़्यादा सक्षम है। देखो, वोल्टेज स्पाइक्स का मतलब होता है वोल्टेज के मान का विरोध करना। स्पाइक्स का अगर विरोध कर सकता है तो वो है हमारा LC फिल्टर। ठीक है। वोल्टेज और धारा परिवर्तनों के विरोध कर सकता है। अगला दोस्तों सवाल है कि निम्न में से कौन से लॉजिक गेट की ट्रू टेबल आपको दिखाई गई है। देखो, जब इस ट्रू टेबल को आप ध्यान से देखेंगे ना तो दोनों इनपुट 0 0 होने पर आउटपुट 0 है, 1 और 0 होने पर भी 0 है, 0 और 1 होने पर भी 0 है, लेकिन 1 1 होने पर 0 है। दोस्तों ये होता है एंड गेट। अगर आप ध्यान से देखें तो एंड गेट का जो आउटपुट होता है ना वो A × B होता है, या फिर यूँ कहें कि वो 2 सीरीज जुड़े हुए 1 वे स्विच की तरह होता है। अब आउटपुट कब मिलेगी, जब दोनों स्विच ऑन होंगे तब मिलेगी। ठीक है। C ऑप्शन कर देंगे, एंड गेट का है। और गेट में क्या होता है, अगर इसी टेबल को अपन चेंज करना चाहें तो और गेट में यहाँ तो 0 0 होता, बाकी सब 1 1 1 होते, तो वो और गेट का ट्रू टेबल बन जाता। ठीक है। और नॉट गेट का तो 2 ही होते हैं, 0 का 1 1 का 0। नोर गेट जो है वो और गेट का जस्ट अपोजिट हो जाता। चलिए दोस्तों अगला सवाल है ड्राइव आउटपुट में। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया वापस, थोड़ी PDF बनाने में जल्दबाजी थी, उस चक्कर में आगे पीछे होगी फ़ोटोज़। आइए ज़रा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। SCR का मेन एप्लीकेशन क्या है। दोस्तों SCR वर्तमान में थायरिस्टर जो होता है वो स्पीड कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। D ऑप्शन आएगा, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स आएगा, क्योंकि देखो एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर चल जाता है, ओसिलेटर में अपने LC टैंक परिपथ होता है, मल्टी वाइब्रेटर जो है ओसिलेटर का ही प्रकार है। मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए SCR सबसे ज़्यादा वर्तमान में काम में लिया जाता है। अगला सवाल है P टाइप की सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे। तो P में कौन कौन सी मिलाते हैं भाई, इंडियम, गैलियम, बोरोन, है ना। जबकि एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये तीनों किसके लिए है, N टाइप के लिए है। याद है ना सबको, P टाइप के लिए 3 संयोजकता होती है और N टाइप के लिए 5 संयोजकता होती है। इनमें से याद करके जाना, एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक क्यों आवश्यकता होती है। देखो, नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, जो डिस्टोर्सन होता है ना उसमें कमी आती है। लेकिन ध्यान रखना, डिस्टोर्सन में कमी के साथ साथ गेन में भी कमी आती है, इसलिए C और D तो हो ही नहीं सकता ना। और एम्पलीफिकेशन फैक्टर बढ़ेगा ही नहीं जब गेन नहीं बढ़ा तो, है ना। मैंने कई सारी चीज़ें कराई हुई है और बता देता हूँ, एक बार सुन लो। गेन रिड्यूस हो जाती है, विकृति यानी डिस्टोर्सन भी कमी हो जाती है, और स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्थायित्व है, तो वो बढ़ जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है।
यूजेटी का मेन एप्लीकेशन पूछा है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, एक जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस 1 और बेस 2 नाम के 3 सिरे होते हैं, याद रखना। तो यूजेटी का जो मोस्टली उपयोग होता है दोस्तों वो रिलैक्सेशन ओसिलेटर बनाने में किया जाता है, विश्रांति ओसिलेटर बोलते हैं। दूसरी भाषा में इनको नॉन साइनसोइडल ओसिलेटर भी बोला जाता है। मल्टी वाइब्रेटर इनकी श्रेणी में ही आता है। अगला जो दोस्तों सवाल है वो क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ पूछा है। देखो इसकी दक्षता कम होती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एम्पलीफायरों की एक बड़ी विशेषता है कि जिन एम्पलीफायर में एफिशिएंसी कम होती है ना, उनमें डिस्टोर्शन भी कम होता है। जैसे क्लास सी एम्पलीफायर की दक्षता सर्वाधिक होती है, तो डिस्टोर्शन यानी विकृति और विरूपण भी सबसे ज़्यादा क्लास सी में ही होता है। तो क्लास ए का ये फ़ायदा हो जाता है कि इसका आउटपुट जो होता है ना वो बड़ा क्लियर होता है। ए आएगा, विकृति भी कम होती है, दक्षता भी कम होती है। अगला सवाल है कि ओसिलेटर में दोलन उत्पन्न करने के लिए कौन सा आवश्यक है। तो देखो मैंने बताया था, वास्तव में हम एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक देकर ही ओसिलेटर बनाते हैं। यानी एक एम्पलीफायर को अगर पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं तो वो दोलन उत्पन्न करना शुरू कर देता है, और उसी को नाम हमने क्या दिया था, ओसिलेटर। तो दोलन उत्पन्न करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक की आवश्यकता होती है, और इसको रीजनरेटिव फीडबैक भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है कि जो हमारा डिप्लीशन रेजिन होती है, अवक्षय परत बोलते हैं, ये किसकी भांति व्यवहार करती है। तो ये एक अचालक की भांति व्यवहार करती है, बी ऑप्शन आएगा। ये धारा का संचालन नहीं होने देता है। जैसे देखो 0.7 वोल्ट तक धारा को नहीं चलने दिया इसने, तो ये एक इंसुलेटर के रूप में बैरियर जो है वो वर्क करता है। 66 वोल्टेज गेन है और बीटा 100 है। तो देखो बीटा जो होती है ना वो करंट गेन है, वोल्टेज गेन करंट गेन दिया हुआ है और पावर गेन पूछा है, तो सीधी सी बात है ना, P बराबर V इंटू आई होता है। 66 वोल्टेज गेन है और 100 करंट गेन है, तो पावर गेन अपने आप ही कितनी हो गई, 6600 हो गई। तो बस दोस्तों यही है ओवरऑल मोस्ट क्वेश्चन इसके लिए। ज़रूर इनको पढ़ करके जाना, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, और 12 तारीख शाम 7 बजे ज़रूर लाइव जुड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा लाइनमैन की दृष्टि से।